So today we'll discuss 17th March paper of JEE Mains 2021. This is evening shift paper. आज हम लोग केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर रहे हैं 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है, JEE Mains 2021 का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। It's given the functional group that is responsible for the ion exchange property of the cation and anion exchange resin respectively. तो देखो हमारे पास अगर कैटायन एक्सचेंज है तो वो एनाइन के फॉर्म से एक्सचेंज होगा और जो एनाइन है वो कैटायन के फॉर्म में से कंबाइन होकर एक्सचेंज होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हमें अब सीक्वेंस में लिखना है तो देखो सबसे पहले कैटायन एक्सचेंजर चाहिए, SO3H काम करेगा, और एनाइन एक्सचेंजर चाहिए तो NO2 काम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर इसका रेफरेंस देखना है तो ये सिंथेटिक रेजन मेथड में देख सकते हैं। दिस इज इन NCERT 11th क्लास वॉल्यूम 2। यहाँ पे देखिए nowadays hard water is exchanged. Hard water is softened by using synthetic cation exchanger. इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, आयन एक्सचेंजेस बाय रेजिन RSO3H एक फॉर्म, और जब इसका उल्टा फॉर्म करना होता है जहाँ पे आयन रिमूव कर कैटायन रिमूव करने होते हैं तो ये देखिए RNH2 RNH3 प्लस OH माइनस के फॉर्म में एनाइन को रिमूव कर ले रहा है, और यहाँ पे RSO3H जो है वो RSO3Na के फॉर्म में रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, ये आपका एक्सचेंज हो गया हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है C7H7NO2Cl plus C2H5OH gives a compound this plus nitrogen X and Y. In the above reaction, the structural formula of A, X and Y and Z is asked. तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो कंपाउंड है उससे OCH3 बनता है, मतलब टेक्निकली वी आर प्रोड्यूसिंग ईथर, है ना, और साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही, X और Y चाहिए हमें। तो इसके बेसिस पे देखो कंसेप्ट ये हुआ कि अगर आपने OCH3 ग्रुप पहले से लेके रखोगे तो वो ग्रुप पर्टिकुलरली रिमूव हो जाएगा, है ना। तो फिर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब हम अल्कोहल से कराते हैं तो जो N2 प्लस वाला ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है पूरी तरीके से, और साथ में जो अल्कोहल वाला ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द बेसिक टेक्निक। अगर मैं इसका कंसेप्ट लिखूं तो अगर हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड, क्योंकि OCH3 है तो वो तो कनेक्ट कर नहीं सकते, तो OCH3 पहले से लेना पड़ेगा कंपाउंड में, और यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस ले लो। अब जरा आप फॉर्मूला में डालो तो फिर C7H7N2OCl ये फॉर्मूला है। इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल या H3PO2 से कराते हैं तो N2 प्लस हट के H लग जाता है सीधे सीधे, तो ये ग्रुप हट गया यहाँ से। तो ये ग्रुप रिमूव होने के बाद यहाँ पे आ गया OCH3, साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, अब जो C2H5OH था वो ऑक्साइड हो गया तो CH3CHO में कन्वर्ट हो गया, और जो H हटा और जो Cl हटा वो HCl फॉर्म में रिमूव हो गया। तो यहाँ पे उसने N2 तो बता रखा है, OCH3 बता रखा है, X एंड Y तो हो गया हमारे पास HCl एंड CH3CHO, और स्टार्टिंग कंपाउंड होगा डाइजोनियम सॉल्ट। तो जरा ऑप्शन मैच कराइए, तो ऑप्शन 3 मैच कर जाएगा, देखिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि आपके पास अगर इथाइल अल्कोहल होता है या H3PO2 होता है तो वो डाइजोनियम सॉल्ट में से N2 प्लस Cl माइनस हटा के H अप्लाई कर देता है ना। डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाने का मेथड होता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is given for the population of a negative salt, the species below has the highest flocculating power. तो फ्लोकुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होता है, और ध्यान फ्लोकुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा। और हमारा सॉल्ट कैसा है, नेगेटिव सॉल्ट। तो नेगेटिव सॉल्ट के लिए फ्लोकुलेटिंग आयन कैसा चाहिए होता है, पॉजिटिव। पहली कंडीशन हो यहाँ पे जो फ्लोकुलेटिंग आयन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज चाहिए और मोर चार्ज चाहिए। आपका आंसर आ जाएगा ए। कंसेप्ट लिखा है तो फ्लोकुलेटिंग आयन शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि सॉल्ट कैसा है, नेगेटिव, और चार्ज शुड बी मोर, या सिंपली मोर चार्ज मोर फ्लोकुलेटिंग पावर का रूल होता है। मोर चार्ज मोर फ्लोकुलेटिंग पावर। मोर फ्लोकुलेटिंग पावर, ठीक है।
यहाँ पे निगेटिवली चार्ज सॉल्व के लिए या तो Ba2+ काम करेगा या Na+ काम करेगा, और उसमें ज्यादा चार्ज किसके पास है, Ba2+ के पास, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा। बहुत सिंपल सा केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड हार्ड इशू रूल का क्वेश्चन है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। आपको करस्पॉन्डिंग ओर्स मैच कराना है। तो आपको पता है हेमेटाइट इज ओर ऑफ आयरन व्हिच इज Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4, bauxite is Al2O3.2H2O and malachite is CuCO3.COH2। ये भी देखो फिर से वही मेटलर्जी के चैप्टर में जो फर्स्ट टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, उसी से मैच करा दिए गए सारे वो। ठीक है, तो अगर आप आंसर मैच कराओगे तो ए का आंसर 2 देख लीजिए और बी का आंसर 1 मैच करा दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा 3। समझ में आ गया। अब ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी के मेटलर्जी वाले चैप्टर की फर्स्ट टेबल से कॉपी किया गया, आप वहीं से रेफर कर लीजिएगा। अदरवाइज बहुत आसान विटामिन में से कोई भी ऐसा और नहीं था जो अपना पहचानता है। तो हेमेटाइट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4, बॉक्साइट इज Al2O3.HH2O एंड मैलागाइट इज CuCO3.COH2। हमारा आंसर हो गया A2 B1 C4 B3। तो राइट आंसर है डी। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is when nitrogen can be estimated by Zeldol's method by using the following compound। तो देखो ये भी स्टैंडर्ड सवाल है। जेल्डॉल्स मेथड के लिए हमें जो भी कंपाउंड सेलेक्ट करना होता है वो नाइट्रो कंपाउंड नहीं होना चाहिए, एजो कंपाउंड नहीं होना चाहिए और pyridine नहीं होना चाहिए। तो उसने लिखा है कैन बी एस्टिमेटेड, इट विल बी एस्टिमेटेड फॉर अमाइन व्हिच इज ऑप्शन 2। ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल है, कई बार आ चुका है जेईई मेंस के पेपर में। अब तक आपने इसका डेटा याद कर लिया होगा। मैंने आपको जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन पढ़ाया था तो इसका नोट प्रॉपर्ली मार्क कराया था। आप चाहो तो एक बार एनसीईआरटी फिर से रेफर कर लो। तो देखो जेडॉल्फ मेथड का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स वाले चैप्टर्स में ये सब, इस चैप्टर से लगातार सवाल आ रहा है जेईई में। अब तक आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है जेडॉल्फ मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप्स एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग्स लाइक pyridine। ये इसके एग्जांपल्स हो गए, इसके बेसिस पे आप इसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर पाओगे क्योंकि इससे हम इन कंपाउंड्स को करस्पॉन्डिंग अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जिसके बेसिस पे जेडॉल्फ मेथड में कंपाउंड्स को रिमूव करते हैं। और तो ये जेईई में से यही सवाल एग्जैक्टली इसी तरह का सवाल तीसरी चौथी बार आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से फॉलो करना है। स्टैंडर्ड सवाल है, फ्यूचर के लिए इसको रेफरेंस की तरह मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 में लिखा हुआ है वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ अमोनिया फ्रॉम द सॉल्वे प्रोसेसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस आपको पता है सोडियम कार्बोनेट बनाने का मेथड होता है, और इस प्रोसेस से हम लोग बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट तो अचीव करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, इसका NH4Cl जो है वो बेसिकली यूज होने वाला प्रोडक्ट है। तो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस आप समझ गए ना, सोडियम कार्बोनेट बनाने का मेथड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना के उसको हीट करते हैं और फिर हम लोग करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। तो उसके जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्टार्टिंग कंपाउंड हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें फॉर्म होता है जिसको हम हीट करके सोडियम कार्बोनेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज कैल्शियम क्लोराइड। आप लिखेंगे 2। बाकी सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस अगर आप रेफर करना चाहते हो तो एक बार एनसीईआरटी से रेफर कर लो फटाफट। देखो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस अगर आप प्रॉपर्ली मार्क करेंगे तो यू कैन नोटिस यहाँ पे अमोनिया वाटर और CO2 रिएक्शन करा के अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। अमोनियम कार्बोनेट तो उसमें देखो अमोनियम कार्बोनेट दोबारा यूज हुआ तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना, फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट के NaCl से रिएक्शन कराए सोडियम बाइकार्बोनेट बना, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में हमारे पास NH4Cl रिमूव होता है लेकिन हम उसको रिसाइकिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो बाई प्रोडक्ट है वो ध्यान से देखो, कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो थे उन्हें तो दोबारा रिसाइकिल करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट पूछा गया था, वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिकवरी ऑफ अमोनिया फ्रॉम द
सॉल्वे प्रोसेस। तो यहाँ बेसिकली रिएक्शन होती है NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराता है। रिएक्शन लिखना तो वो भी लिख लो। तो बेसिकली रिएक्शन है NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा के हम लोग NH4OH क्रिएट करते हैं और CaCl2। CaCl2 बाई प्रोडक्ट है और NH4OH रिसाइकिल हो जाता है। पूरी रिएक्शन में अमोनिया फिर से रिसाइकिल हो जाती है। बेसिकली पहली रिएक्शन देखो NH3 प्लस वाटर यूज कर रहे हैं, अमोनिया को हम लोग रिसाइकिल कर देते हैं। ठीक है, के बाद नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 7। जब लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस कैन बी सेपरेटेड यूजिंग, ये आपको पता है हिंसबर्ग टेस्ट होता है या हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं। दिस इज पैराटोल्यूइन सल्फोनेल क्लोराइड बेसिकली यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा ट्रिक है, बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड लिखते हैं तो भी आंसर होता है, बट वो इसमें गिवन नहीं है। तो हम लोग कंपाउंड फॉलो करेंगे थर्ड वाला, दिस इज कॉल्ड पैराटोल्यूइन सल्फोनेल क्लोराइड। यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट दोनों होते हैं, बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड भी होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट SO ये फॉर्म होती है, और इसी की पैरा पोजीशन पे अगर हम CH3 लगा दें तो वो भी होता है। पहला वाला रिएजेंट यूज होता था, करंट टाइम में इंडस्ट्री ने इसको सेकंड वाले रिएजेंट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट यूज किया था टू सेपरेट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करने के लिए हम लोग रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी रिएक्शन से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को सेपरेट करते हैं। इसी रिएजेंट को हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, विच इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ ये खत्म होता है, ज़्यादातर लोग बस इतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी को इसलिए केयरफुली पढ़ लें। जैसे आप इसके एंड वाले पार्ट पे आएंगे तो इट्स गिवन हाउएवर दीस डेज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड। और इसीलिए सवाल टेक्निकल हो गया, जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी उसके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही पढ़ा के छोड़ देते हैं। अगर आप मेरे नोट्स रेफर करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ मिलनी थी। अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़ना एकदम कंपलसरी था, विदाउट दैट यू कांट रेफर दिस आंसर। And comes question number 8. It is given which of the following statement is are incorrect reason for eutrophication. Eutrophication आपको पता है, यूट्रॉपिफिकेशन बेसिकली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वाटर में बढ़ने की वजह से प्लांट लाइफ इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाती है जो एनिमल लाइफ को सफ़र करने लग जाती है, तो उसको बोलता है यूट्रॉपिफिकेशन। उसमें क्या है, एक्सेस यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। उसने पूछा है इनकरेक्ट रीजन, ध्यान से देखिएगा। तो एक्सेस यूज करेंगे अगर फर्टिलाइजर्स का तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ेगी, तो यूट्रॉपिफिकेशन फंक्शन होगा। एक्सेस यूज ऑफ डिटर्जेंट, सेम रीजन। डेंस प्लांट पॉपुलेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ये भी रीजन सही है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडीज एंड प्रिवेंट्स द प्लांट ग्रोथ, यही इनकरेक्ट हो गया। इसका आंसर हम लोग बी मार्क कर देंगे। बी मतलब ऑप्शन के हिसाब से थर्ड वन। ठीक है, उसको भी चाहिए तो एक बार एनसीईआरटी से रेफर कर लीजिए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में चीज मिलेगी। तो देखिए यूट्रॉपिफिकेशन का कंसेप्ट अगर देखना है तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में मिलेगा, पेज नंबर 407। बॉटम पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से देखिए, दिस प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट enriched water bodies support the dense plant cohesion which kills animal life depriving it oxygen and results the subsequent loss of biodiversity known as eutrophication। और ऐसा होता किस वजह से है, क्योंकि हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स को एक्सेसिवली या डिटर्जेंट्स को एक्सेसिवली यूज किया हुआ है, जिससे कि वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, प्लांट ग्रोथ एक्सेसिव हो जाती है, और एनिमल बॉडी सफर, एनिमल ग्रोथ जो है वो सफर करती है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड यूट्रॉपिफिकेशन। ठीक है, then move to question number 9. It's given the carbon positive oxygen state of the element of the atomic number 24। तो देखिए atomic number 24 अगर हम लोग लिखेंगे, दिस इज क्रोमियम। atomic number 24 is chromium। ठीक है, क्रोमियम के केस में आपको पता है कि ऑक्सीजन स्टेट +6 तक वेरी करेगी, है ना। मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इसकी +6 आ सकती है, और +1 ऑक्सीजन स्टेट आपको मैंने स्पेसिफाई करके बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है केवल कॉपर के साथ होती है। याद आई बात, मैंने आपको ऑक्सीजन स्टेट जब बात करना बताया था तो क्लियरली बोला था कि कॉपर हैज ओनली ऑक्सीजन स्टेट +1 इन 3D सीरीज। बाकी +1 ऑक्सीजन स्टेट कोई भी शो नहीं करता, तो +1 देखो सबने ऑप्शन दे रखा है तो छोड़ ही देना है।
तो 2 to 6 का केस हमारा मार्क कर देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। समझ में आ गया? हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +6 तक जाएगी, वो उसके कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड करना था। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 4s1 3d5, और जो लोएस्ट चेक करना था वो +2 ले लेंगे, क्योंकि +1 ऑक्सीजन स्टेट यहाँ नहीं होती है। इसका लॉजिक आपको बताया हुआ था, केवल कॉपर के केस में ऐसा होता है। ठीक है, जब रेफर करना है तो एक बार डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देख लीजिए इसको भी। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉमन ऑक्सीजन स्टेट 3D सीरीज के लिए दे रखा है। तो इसमें देखो कॉपर के केस में +1 ऑक्सीजन स्टेट है, और क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट +2 से +6 तक जाती है। इसमें स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट +3 और +6 है, +3 और +6 है। ठीक है, इसमें दो दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो अलग से याद रखनी है वो आयरन का हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +6, ऑल्दो इट इज नॉट स्टेबल 1 बट पॉसिबल +6 तक है। ये सब बातें जरा ध्यान से देख लीजिएगा। स्कैंडियम का ऑक्सीजन स्टेट केवल +3 है, जिंक का केवल +2 है। ये सब मैंने बताया था, बाकी सब +2 से लेके उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हो हाईएस्ट वैल्यू तक जा सकता है, बस उसमें आयरन का अलग से ध्यान रखना होता है। कोबाल्ट और निकल में +4 के ऊपर एक्सप्रेशन स्टेट नहीं होती है। तो अगर एक सवाल आया तो उसके आसपास की सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए। पेपर डिस्कशन का यही एडवांटेज है कि आप उस जैसे सिमिलर क्वेश्चन भी पढ़ लो, सो दैट पेपर में अगर उसी के आसपास का क्वेश्चन दोबारा आए तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, और इन पेपर्स पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपका मार्च और अप्रैल और मई अटेम्प्ट नहीं हुआ है, वही आगे कंटिन्यू होगा जेईई मेंस में। तो फॉर्मेट ऑफ पेपर या जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर है या जो कंसेप्ट ऑफ पेपर है वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही रहता है, क्योंकि जो सेट ऑफ टीचर्स पेपर सेट कर रहे होते हैं वही होते हैं। तो उनसे आप 40 पेपर भी सेट कराओगे तो वो जो एक बेसिक रिथम होती है, जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, वो सब बहुत सिमिलरिटी के साथ मिलेगा। तो इसमें बहुत ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट डिफर्स इन द म्यूचुअल रिलेशनशिप फ्रॉम दोज ऑफ द अदर सेट इज। तो देखो, अगर हम बेरिलियम एल्यूमिनियम देखेंगे तो शोज डायगोनल रिलेशनशिप। बोरॉन सिलिकॉन देखेंगे तो ये भी डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम मैग्नीशियम देखेंगे तो भी डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। तो हमारे पास लिथियम, रेडियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये लिख लीजिए। इधर हो गया आपका पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लिथियम की मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम विद एल्यूमिनियम, बोरॉन विद सिलिकॉन, ये 3 डायगोनल रिलेशनशिप होते हैं। लिथियम सोडियम सेम ग्रुप एलिमेंट है, जबकि बाकी जो लिखे हैं वो सेम ग्रुप एलिमेंट नहीं है। तो बेसिकली ऑड मैन आउट लिखा है, क्योंकि उसने लिखा ना डिफर्स इन द म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द अदर। आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड कम्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो एंट्रोपी का फिनोमेनन चेक करना है। पहले केस में लिखा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखो हमारे पास लिक्विड स्टेट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस में। देखो क्या हो रहा है, अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। दूसरे ऑप्शन लिखा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। ये भी सेम कंसेप्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तब भी कन्वर्ट हो रहा है, -10 तक ले जाएंगे तो भी वही कंसेप्ट है, तो एंट्रोपी फिर से डिक्रीज करेगी। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के अमोनिया, तो देखो यहाँ पे 4 मोल गैस जो है वो 2 मोल गैस में कन्वर्ट हो जा रही है। तो इससे भी नंबर ऑफ गैसेस मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, तो एंट्रोपी फिर से डिक्रीज करेगी। उसके बाद एडजॉर्प्शन ऑफ CO ऑन द लेड सरफेस। तो एडजॉर्प्शन के फिनोमेनन में तो एंट्रोपी डिक्रीज करती ही है। उसका डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, और आपको पता है सॉल्यूशन बनाने में एंट्रोपी हमेशा राइज करती है। तो एंट्रोपी डिक्रीजेस का केस हो गया ABCD, और अगर ABCD हो गया तो उसके बेसिस पे हम लोग आंसर मार्क कर देंगे 1। समझ में आ गया कंसेप्ट? एडजॉर्प्शन में एंट्रोपी डिक्रीज करती है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन में एंट्रोपी इंक्रीज करती है, नंबर ऑफ गैसेस को डिक्रीज करते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है। और फिजिकल स्टेट में अगर हम गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो एंट्रोपी डिक्रीज करती है, या सॉलिड से गैस की तरफ चले गए तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ठीक है, ये सारी बातें एक बार में रिकॉल कर लीजिएगा, या जो भी मैंने एंट्रोपी एग्जांपल पढ़ाए थे उनको एक बार और देख लीजिएगा तो परफेक्ट काम हो जाएगा। Then comes question number 12. The correct pair of the ambient nucleophile is a ambient nucleophile का मतलब होता है एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो
दो साइट ऑफ डोनेशन कैरी कर रहा होता है और दोनों साइट ऑफ डोनेशन जो है वो डिफरेंट होता है, तो ऐसे पेयर को हम लोग बोलते हैं एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो इसमें देखो हमारे पास उसने बोला हुआ है था करेक्ट पेयर ऑफ सेट फॉर एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें AgCN KCN हो गया, तो इसमें देखो CN माइनस है हमारे पास, तो जो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। CN माइनस वन लेंगे तो कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन बी नहीं काम करेगा क्योंकि बी में RCOO माइनस है, तो इसमें रेजोनेंस होने की वजह से आइडेंटिकल साइट ऑफ प्रोटेक्शन है, तो इट वोंट बी कंसीडर्ड एज एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। उसके बाद AgNO2 एंड KNO2 दे रखा है, तो NO2 माइनस आपको पता है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज NO2 माइनस, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या ONO भी लिख सकते हैं। यहाँ से भी देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनेशन साइट्स हैं, तो इस वजह से हमारे पास एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसके बाद आई माइनस जो है वो सिंपली न्यूक्लियोफाइल है, तो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी कौन कौन सी हो गई यहाँ पे, ए एंड, तो आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। समझ में आएगा आंसर। तो 12th का आंसर 2 मार्क हो गया। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 13, इट्स गिवन मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, एक केमिकल कंपाउंड है जिसके हमें यूजेस मार्क करने हैं। तो बेसिकली देखो सुक्रालोज दे रखा है, तो पहले मैं इसको जरा मैच करा देता हूँ, फिर इसको आपको एनसीईआरटी से रेफर करा दूंगा। तो सुक्रालोज जो है हमारे लिए वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सुक्रालोज इज आर्टिफिशियल स्वीटनर। देन इट इज गिवन ग्लिसरॉल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड, तो ग्लिसरॉल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड अगर देखेंगे तो ये सिंथेटिक डिटर्जेंट हो गया। क्या सोडियम बेंजोएट जो है वो प्रिजर्वेटिव होता है, और बायथेनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक होता है। अगर इन सबके डिटेल्स देखते हैं तो ये सब आपको सुक्रालोज तो मिलेगा आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले पार्ट में, मतलब केमिस्ट्री एंड एप्टाइड वाली यूनिट देखिएगा, यू विल फाइंड आउट ऑल दीज कंपाउंड्स। तो इसके बेसिस पे अगर हम आंसर मार्क करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2। चेक कर लेंगे ना, केमिस्ट्री एंड एप्टाइड वाले चैप्टर में है आर्टिफिशियल स्वीटनर में सुक्रालोज मिलेगा, सिंथेटिक डिटर्जेंट वाली कैटेगरी में ग्लिसरॉल ईस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड मिलेगा। जहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनर लिखा है उसी के अगले पोर्शन में आपको फूड प्रिजर्वेटिव दे रखे हैं, तो सोडियम बेंजोएट ले लीजिएगा, और बाइथाइनल वहाँ से आप एंटीसेप्टिक कैटेगरी में देख लीजिएगा, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है सेट ऑफ सेट दैट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड इन द ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के दो न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, NO और एक N2O। अगर सारे न्यूट्रल ऑक्साइड लिखते हैं, या तो नाइट्रोजन का ही पूछा है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड इन ऑर्डर में चार होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, वाटर, CO, N2O, NO। यहाँ पे नाइट्रोजन के न्यूट्रल ऑक्साइड्स लिखते हैं, तो दिस आर NO एंड N2O, ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स आर N2O एंड NO, ठीक है। Then comes question number 15. Question number 15 it is given C12H22O11 plus water एंजाइम ए के साथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना रहे हैं, और ग्लूकोज को दोबारा एंजाइम बी के साथ हम लोग अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये देखो टिपिकल सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जहाँ से एंजाइम्स की लिस्ट मैंने आपको लर्न करने के लिए बोली थी। तो पहला वाला एंजाइम जो हम लोग जिससे हम सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाते हैं दैट इज एन्वर्टेज, और दूसरा एंजाइम जिसमें हम लोग ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं जाइमेज, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2। डिटेल्स देखना है तो सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम्स की लिस्ट है, वहां से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। देखिए सरफेस केमिस्ट्री वाली यूनिट में हम लोगों ने सम इम्पोर्टेंट एंजाइमेटिक रिएक्शंस का पार्ट मार्क करवाया था आपको। इसमें देखो इन्वर्टेज से सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कन्वर्जन है, और जाइमेज से ये कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी मैंने मार्क कर दी। इसके अलावा भी जो है वो भी ठीक से याद करके रखिएगा, स्पेशली डायस्टेज और मार्टेज पे बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आता है। तो आपका आंसर हो गया 2, है ना। अपने केस में देखेंगे अमंगस्ट द फॉलोइंग द लीनियर स्पीशीज, तो आपको सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं बेसिकली। अगर आप Cl2O ड्रॉ करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, दो लोन तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। N3 माइनस जो है वो लीनियर हो जाएगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। जो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। NO2 के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो ये भी बेंट हो जाएगा, और ओजोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये भी बेंट आएगा।
तीन स्ट्रक्चर बैंक है, ये वाला स्ट्रक्चर केवल लीनियर है। तो उसमें लीनियर स्पेसिस पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में। तो वी कैन मार्क आंसर एज सेकंड वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है मैच द लिस्ट वन विद दिस टू। देखो टाइप ऑफ आइसोमरिज्म मार्क करनी है आपको। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन है, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के लिए कॉम्प्लेक्स केटाइन कॉम्प्लेक्स एनाइन रिक्वायर्ड होता है, जो बाकी किसी में भी नहीं है। इसके बाद देखिए CONH3 होल थ्राइस NO2 होल ट्वाइस लिखा हुआ है। तो NO2 देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड है हमारे पास, एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, इसके बाद CrH2 होल 6 होल थ्राइस है, तो इसमें देखो अंदर वाटर 6 होल थ्राइस लिखा हुआ है, तो ये सॉल्वेंट आइसोमरिज्म शो करेगा। और लास्ट में से Cl2 ऑक्सीडेट आयन दे रखा है, तो ये सर्टेनली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इसके बेसिस पे अगर आप मार्क करेंगे तो आपका आंसर 3 वर्कआउट कर जाएगा। अब अगर आप इनमें से कोई बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। लेटेस्ट से हमने उसी का भी आपको आइसोमर लिखना है, तो मैं लिखे देता हूँ। जैसे सबसे पहले CONH3 होल 6 Cl3 का केस है, तो हम लोग CONH3 होल 5 Cl, देखिए इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर एक एक एग्जांपल लिखे देता हूँ ताकि आप आइसोमरिज्म पहचान पाओ। और यहाँ CrCN5NH3 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गया। दूसरे वाले केस में लिंकेज आइसोमरिज्म दिखानी है, तो COCH3 होल 5 और NO2 को ONO लिख दीजिए, तो देखिए लिंकेज आइसोमरिज्म हो गई। उसके बाद हाइड्रेट आइसोमरिज्म या सॉल्वेंट आइसोमरिज्म शो करनी है, तो CrH2O होल 5 Cl Cl2 डॉट H2O लिख दीजिए, ये इसका देखिए हाइड्रेट आइसोमरिज्म हो गया। और लास्ट में सिस वाले केस में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करनी है, ये दोनों Cl हो गए, इसकी मिरर इमेज देखिए नॉन सुपर इम्पोसिबल हो जाएगी। ये आपका ऑक्सीडेट आयन है, इसका ऑक्सीडेट आयन देखो D माइनस फॉर्म है, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल आएगी, इसकी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट? दैट क्लियर? ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो कर देगा। तो मैंने सारे ऑप्शन के लिए करस्पॉन्डिंग आइसोमर्स लिख दिए ताकि आप इजीली पहचान पाओ। तो इसका आंसर 3 मार्क कर देंगे। Then comes question number 18. 18 choose the correct statement regarding the formation of carbocation A and B given below. कार्बोकेटाइंस को देखो हमें प्रेडिक्ट करना है। तो कार्बोकेटाइन आपने बनाया, तो उसने पूछा है कार्बोकेटाइन B is more stable than formed relatively at the slower rate. तो जरा देखो कार्बोकेटाइन की पहले स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो इस कार्बोकेटाइन और इस कार्बोकेटाइन को देखो। तो पहले वाले कार्बोकेटाइन के पास देखो 2 अल्फा एच है, तो 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। दूसरे वाले कार्बोकेटाइन को चेक करेंगे, तो उसके पास 5 अल्फा एच है, तो 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये मोर स्टेबल हो गया। कार्बोकेटाइन बी इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म्ड रिलेटिवली एट स्लोअर रेट। तो ये गड़बड़ हो गया, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो फास्टर रेट से बनेगा। दूसरे केस में लिखा है कार्बोकेटाइन बी इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म्ड रिलेटिवली विद द फास्टर रेट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन लिखा है कार्बोकेटाइन इज ए इज मोर स्टेबल एंड डी इज मोर स्टेबल, ये तो इनकरेक्ट हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करें, पहले वाले कार्बोकेटाइन के पास 2 अल्फा एच है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2 बनेंगे। दूसरे वाले के पास 5 अल्फा एच है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 2 बनेंगे। अदरवाइज आप और आसानी से ही पहचान सकते हो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। आप सबको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, उस 2 से भी कर सकते थे। मेंस का सवाल है तो उतना ट्रिक नहीं लगाई उसने क्वेश्चन में। अदरवाइज कोशिश करना चाहिए कि अल्फा एच से चेक करना चाहिए था। डिग्री सेम हो जाती है और अल्फा एच बदल जाता है, तो आप कर सकते थे सवाल में। मेक इट वेरी क्लियर। Then comes question number 19. It's given fructose is an example of, तो फ्रक्टोज में देखिए फॉर्मूला है C6H6 C6H12O6 और ये कीटोन शुगर होती है। तो अगर आपको उसका स्ट्रक्चर लिखना है तो CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH ये फॉर्म होती है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज इज 6 कार्बन एंड कीटोन्स, तो राइट कीटोहेक्सोज, आंसर विल बी थर्ड। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने स्ट्रक्चर को सिर्फ इसलिए बना दिया ताकि आपको रेफरेंस याद रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पे OH लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये इसकी स्पेसिफिक बात है।
स्ट्रक्चर लर्न करते टाइम ये ध्यान रखा जाता है, बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ठीक से लर्न करिएगा। अभी तो बहुत सीधा सवाल पूछ दिया फ्रक्टोज के एग्जांपल, बाकी कॉम्प्लेक्स में इसका स्ट्रक्चर ठीक से मालूम होना चाहिए। Then comes question number 20. It's given below are the two statements. 2-methyl butane on oxidation with KMnO4 gives 2-methyl butane to all. So 2-methyl butane on oxidation with KMnO4 gives 2-methyl butane to all. देखो KMnO4 से जब ऑक्सीडेशन कराते हैं is given 2-methyl butane to all. दूसरे ऑप्शन में लिखा है नॉर्मल एल्केन्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स विद KMnO4. ये गड़बड़ दिया हुआ है, ठीक है। एल्केन्स का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है बट नॉर्मल एल्केन जो चेन होती है वो सीधे ऑक्साइड नहीं होती है। हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट में एल्केन वाले पार्ट पर अगर आप बात करोगे तो ये पॉइंट नंबर 4 देखिए। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो रिस्पेक्टिव पुराने पेपर्स में देखो ये ऊपर वाली सारी रिएक्शन पूछी गई, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हम उसी बेस से देखो अगला सवाल उठाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आगे वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत केयरफुली इन सब पोर्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। So it's given ordinary alkanes resist oxidation, but alkanes having tertiary H can be oxidized to corresponding alcohols by potassium permanganate. This is the concept. तो इसके बेसिस पे स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया था और 2 इनकरेक्ट हो गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन दिया था आपको, दिस वाज 2 मिथाइल ब्यूटेन जो KMnO4 से ऑक्सीडाइज कराने के बाद 3 डिग्री एच होने की वजह से करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। यू कैन राइट आंसर एज 4। सारे नॉर्मल एल्केन्स नहीं ऑक्सीडाइज होते हैं बट टर्शियरी एच होने की वजह से इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल सेक्शन। सेक्शन देखेंगे न्यूमेरिकल सेक्शन। सो इट्स गिवन KBr is dropped with 10 to the power minus KBr is doped with 10 to the power minus 5 mole percent of SrCl2. The number of cationic vacancies if in 1 gram of KBr crystal. देखो कंसेप्ट क्या है कि अगर हमने K प्लस को Sr2 प्लस से रिप्लेस किया हुआ है तो 2 K प्लस को एक Sr2 प्लस से रिप्लेस करेंगे और एक वैकेंसी क्रिएट होगी। यानी कि जितना Sr2 प्लस आपने ऐड किया है एक्चुअली में उतनी ही वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही? तो अगर हमने 1 ग्राम ऑफ KBr ले रखा है तो 1 ग्राम ऑफ KBr का मोलर मास निकाला किसी ने, 1 डिवाइडेड बाई 120 हो जाएगा। कितने मोल हो गए? इसका 10 टू द पावर माइनस 5 मोल परसेंट है। तो Sr2 प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो 1/120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5/100। इसका नंबर ऑफ Sr2 प्लस निकालेंगे वही नंबर ऑफ वैकेंसीज हो जाएगा। नंबर ऑफ कैटायोनिक वैकेंसीज इज सेम एज नंबर ऑफ Sr2 प्लस। ये मैंने आपको कंसेप्ट से समझा दिया पहले। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 टू द पावर 14 अप्रॉक्स। आ रहा है? तो इसका आंसर हमें नियरेस्ट 10 पावर 5 4 में नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is given a KCl solution conductivity 0.4 Siemens per meter inverse shows the resistance of 4.19 ohm in the conductivity cell. If the same cell is filled with HCl solution, the resistance drop to 1.03 ohm. The conductivity of the HCl solution is, तो देखो पहले इंफॉर्मेशन हम लोग सेल कांस्टेंट निकालेंगे और फिर उसको दूसरे वाले इंफॉर्मेशन भी यूज करके कंडक्टिविटी निकाल देंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास अप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A। तो पहले वाले इंफॉर्मेशन से हम लोग L/A निकालेंगे तो आ जाएगा कप्पा बाई C। इसको हम लोग कप्पा इंटू रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी 0.14 इंटू 4.19। दूसरे इंफॉर्मेशन में कप्पा निकालना है। L/A आपको पता है C की वैल्यू 1/R होती है तो 1/1.03 इंटू 0.14 इंटू 4.19। ये सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। दिस कम्स आउट टू बी सीमेंस मीटर इनवर्स। सॉल्व करके बताइए जरा कितना आंसर आ रहा है। किसी ने सॉल्व तो फटाफट बताइए, अगर भाई सॉल्व करिए जल्दी से। 4.19 इंटू 0.14
डिवाइडेड बाई 1.03 करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 56.95 इंटू 10⁻² बन जाएगा। और नियरेस्ट इंटीजर में लिखा है तो राइट आंसर है 57। ठीक है, इज इट ओके? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इट्स गिवन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड मेसिटिल ऑक्साइड इज। मेसिटिल ऑक्साइड का बस एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको देखो सबको कंसेप्ट पता है कि जो मेसिटिल ऑक्साइड होता है, पिछले पेपर में भी इसका क्वेश्चन था। तो मेसिटाइल ऑक्साइड जो होता है ये एसीटोन के एल्डोल कंडेंसेशन से बनता है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद हो तो मैंने बोला था कि एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन लिख के फॉर्मूला निकाल लेते हैं। C6H10O ये फॉर्मूला है। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछे गए तो बस काउंट कर लीजिए फटाफट। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, सिंपली आंसर 5 मार्क कर देना। बिल्कुल स्टैंडर्ड सीधा सवाल। अब देखो ऐसे इंटीजर आपको क्वेश्चन जरूर किए जाते हैं क्योंकि इसमें आंसर एरर होने का कोई स्कोप नहीं है, कैलकुलेशन फॉल्ट नहीं हो सकती, परफेक्ट आंसर आना है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो C6H5COCl की रिएक्शन C6H5NH C6H5 से करा है और एक कंपाउंड बना रहा है C6H5CONH C6H5 वोल्टेज। कंसीडर द अबव रिएक्शन द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमाइड प्रोडक्ट इज। सिंपल देखो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन। अगर आप इक्वेशन देखोगे तो मेरी समझ से बैलेंस्ड ही लिखी हुई है। बैलेंसिंग में देखिए कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे लगता है परफेक्टली बैलेंस लिखी हुई है, केवल एक HCl और लिख लीजिए राइट साइड में, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आपको पहले दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट बताने हैं। बताओगे कोई पहले? तो मैं मोल्स लिखूंगा 0.14 डिवाइडेड बाय 140.5 140। 0.5 दूसरे वाले सब्सटेंस का मोलर मास so 169 162। दोनों के मोल्स जरा जब अलग अलग बता दें। so 169 160। 9 अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें पहला वाला कंपाउंड मेरी समझ से लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा क्योंकि उसी के नाम। yes sir अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो उसके एक मोल से एक मोल प्रोडक्ट बनेगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो बन सकता है कितना बन सकता है? अब आप ध्यान से देखो, बिल्कुल सिमिलर सवाल एक परसेंटेज का पिछले पेपर में भी था। मैं आपको यही ट्रेंड दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आपने ये ट्रेंड पकड़ लिया तो आपका अगला पेपर एकदम बेस्ट फॉर्म में जाएगा। यू कैन स्कोर मैक्सिमम पॉसिबल। जेई मेंस के पेपर में डिफिकल्टी का खेल नहीं होता, जेई मेंस के पेपर में पूरी स्ट्रैटेजी लगती है। अगर आप पेपर का कंसेप्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फॉर्मुलेशन ठीक से देख लोगे तो आपको अगला पूरा पेपर बिल्कुल देखा हुआ सा मिलेगा। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ कुछ नया फॉर्मेट मिले। तो ये देखो 0.014/140 मोल मिलेगा। और मोलर मास और फर्दर कंपाउंड बताइए कितना आ रहा है? so 273 273। इसको सॉल्व करके बताइए कितना अमाउंट बन रहा है ये। तो यहाँ पे आपने सॉल्व करा तो देखिए सॉल्व होकर 0.273 ग्राम आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म हो सकता है वो 0.273 ग्राम है। एक्चुअल जो फॉर्म हुआ है दैट इज 0.210 ग्राम है। तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है? जो एक्चुअल फॉर्म हुआ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल इनटू 100। अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल कैसे समझ में आया? समझ में आ गया ना? जो लिमिटिंग एजेंट था उसके एक मोल से उसका एक मोल कंपाउंड बन रहा है। तो 0.01 मोल था, 0.001 मोल था, तो 0.001 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उसका मोलर मास 273 से मल्टीप्लाई करा तो 0.273 ग्राम उसका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। और जो परसेंटेज यील्ड है वो 0.21 अपॉन 0.273 टू 100 करेंगे तो 76.9% बनेगा अप्रॉक्स। हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर लिखा है तो वी राइट 77। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is when consider reaction the temperature at which Kc and Kp is this। तो आपको रिलेशनशिप पता है Kp is equal to Kc into RT पावर डेल्टा n होता है। Kp is equal to Kc into RT पावर डेल्टा n। और इस रिएक्शन का डेल्टा n लिखेंगे तो 2 - 1 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये 1 आ जाएगा। तो Kp is equal to Kc into RT आ जाएगा। फॉर्मूला लगाइए तो इट इज गिवन 600.1 is equal to 20.4 into R की वैल्यू 0.0831। ठीक है, और टेम्परेचर दे रखा है अपने को। एपी कैसी की यूनिट नहीं लिखी है तो फिर जो यूनिट में हमें आर दिया वही यूज करेंगे, अदरवाइज आइडियल कंडीशन होनी चाहिए थी यूनिट गिवन होनी चाहिए थी।
तो केसी की यूनिट आपको मोल्स पर लीटर में गिवन होनी चाहिए थी और केपी की यूनिट बार में गिवन होनी चाहिए थी। तो जो गिवन है हमें उसी से सॉल्व करना है। अपने पेपर में इतना रहता है पेपर का फॉल्ट, तो उसको ध्यान करके चलना है। अगर केपी का एटमॉस्फेयर लिखा होता तो 0.0821 लेते हैं, बट क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं है। तो उसमें लिखा आइडियल गैस लेना और आर की वैल्यू यही लेनी है, तो वही ले लीजिए आप। प्रोटीन 2T यहाँ से सॉल्व करके आपको टेम्परेचर बताना है, कितना आएगा बताएंगे? सर 353.99 केल्विन। सीधे सीधे सॉल्व करिए। तो दिस कम्स आउट टू बी, अब देखो इस सवाल को आपको समझ में आ रहा होगा कि 100% स्किप कर देना चाहिए था, क्योंकि अच्छी खासी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 353.99 आएगा अगर एक्जैक्टली सॉल्व करेंगे, या 354 भी आ सकता है। मतलब 831 को 83 कर लेना तो डायरेक्टली पॉसिबल हो जाएगा। तो 354 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर 354 लिख देंगे। अदरवाइज आप समझ सकते हो कि कैलकुलेशन अच्छी खासी है। अगर आपने 0.083 की जगह 0.08 से सॉल्व कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है एग्जाम में, इसलिए आप इतना एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो जब आपके पास चॉइस थी 10 में से 5 सवाल कर देगी, डेफिनेटली ऐसे सवाल को स्किप कर देना है। Then comes question number 6. It's given 1 molar K4FeCN6 solution has a degree of dissociation of 0.4. Its boiling point is equal to the another solution which contains 18.18% of a non-electrolyte solute. Molar mass of A rounded off to the nearest integer. आपको देखो दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है, यानी कि डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए सेम लाना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई टाइम्स के बी इंटू एम होता है। सॉल्वेंट सेम है तो दोनों के लिए के बी सेम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए सेम सॉल्वेंट लिखा गया है, वही मान के चलेंगे तो दोनों का के बी सेम लिख चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में के बी गिवन नहीं है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई टाइम्स के बी इंटू एम लगाना है। सिमेट्रिकली आई इंटू के बी का प्रोडक्ट, आई इंटू एम का प्रोडक्ट सेम कर देना है। तो K4FeCN6 के लिए अगर आप वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर होता है 1 + Z - 1 इंटू अल्फा, और इस वाले कंपाउंड के लिए Z की वैल्यू 5 है, तो I की वैल्यू आ जाएगी 1 + 5 - 1 इंटू 0.4। अल्फा 0.4 दिया हुआ है, ये वैल्यू आ जाएगी 2.6। ठीक है, पहले आई आ गया। अब इसके बाद इसकी मोलालिटी दे रखी है 1, तो ये हो जाएगा 2.6 इंटू 1 इज इक्वल टू, दूसरे वाले सोल्यूट का नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। मोलालिटी निकालनी है, 18.1 ग्राम वेट परसेंट है, तो 18.1 ग्राम डिजॉल्व है 100 माइनस 18.1 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो 1000 ग्राम में कितना डिजॉल्व होगा, ये मास आ गया, और साथ में इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, लेट से m1। ये मोलरिटी होगी। मोलरिटी मतलब समझ आ गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। समझ गया ना, मोलरिटी फॉर्मूला सबको क्लिक कर रहा है? यस सर। और मोलरिटी के फॉर्मूले वाले पार्ट को देख लीजिएगा, तो ये मैंने मोलरिटी डायरेक्टली लिख दी है। यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमको m1 निकालना है। निकालोगे तो 2.6 इंटू, ये आ जाएगा आपका 71.9 डिवाइडेड बाय 15.1। सर 81.9 दूसरे वाले का वेंट ऑफ फैक्टर 1 कैसे हुआ, एक बार वो बताइए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना, लिखा है ना ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उससे आयन नहीं बनेंगे। तो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस दिया गया टेक्निकली, नॉन वोलेटाइल तो सब में लेना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया गया तो उसका वांट ऑफ फैक्टर 1 काउंट कर लेंगे। यहाँ से सिंप्लीफाई करके m1 की वैल्यू बतानी है आपको कितनी आएगी। और तो कैलकुलेशन यहाँ पे भी ठीक ठाक है, बट इतना तो करना पड़ जाता है। तो सॉल्व करके जरा आंसर बताएंगे कितना आएगा। एक्सप्रेशन सही से लिखिएगा। हमें m1 निकालना है, ये सॉल्व होके आएगा 18.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 81.9 इंटू 2.6, ये सॉल्व करके निकालना है। ये अप्रॉक्सीमेटली 85 आ जाएगा, तो वही आपका आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट देख लीजिएगा एक बार।
ये समस्या मैच करेगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 85। ठीक है, तो बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज। बहुत सिंपल सवाल है, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले। आयरन इज 26, so configuration is organ 4s2 pd6। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 4s2 में तो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। यहाँ पर d6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो यहाँ पर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 4s2 3d6 आया, हमने सेट करा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, तो अगर हम इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी रूट ओवर nn+2 बोर मैग्नेट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये √24 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। ऑल्दो क्वेश्चन में √3 और √2 की वैल्यू दे रखी है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज √24 को आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो √24 अगर सॉल्व करेंगे तो 4.89 समथिंग आएगा मेरी समझ से। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.89 आएगा, इंटू 10⁻⁻1 के फॉर्म में इसको राउंड ऑफ करके लिखना है, तो ये 48.9 समथिंग बन गया। तो नियरेस्ट इंटीजर में इसका आंसर लिखेंगे 49। ठीक है, समझ गए। अदरवाइज √3 √2 गिवन था, तो मैं चाहूँ तो अलग से कैलकुलेशन बता दूँ। √24 को अपने को 4 टाइम्स √2 इंटू √3 लिख लेना चाहिए था, सॉरी 2 टाइम्स √2 इंटू √3 लिख लेना चाहिए। हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 2 टाइम्स √2 इंटू √3, विच इज 2 इंटू 1.73 इंटू 1.41 करके भी सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज √24 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, बस ध्यान ये रखना था कि इसमें थोड़ी कलाकारी कर दी गई थी, 4 पॉइंट कितना आना था ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसने इंटू 10⁻⁻1 लिख दिया। ये बड़ी समस्या का काम था, इसलिए केयरफुली सॉल्व करना था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी नहीं आती थी तो आप इसे स्किप मार सकते थे, अदरवाइज एक्जैक्टली सॉल्व करना था, नहीं तो आंसर में गड़बड़ी होनी थी, क्योंकि इंटू 10⁻⁻1 में आंसर लिखना था। ठीक है, समझ गया मेरी बात को। Then comes question number 8. It is given a complete reaction of FeCl3 with oxalic acid in the aqueous solution containing KOH resulted in the formation of a product A. The secondary valency of iron in the product A is rounded off to the nearest integer. अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो FeCl3 की रिएक्शन H2C2O4 के साथ करा रहे हैं एल्कलाइन मीडियम में। उससे प्रोडक्ट लिखना है। अब आपको पता है सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आयरन का बनेगा, और आयरन का जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें उसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही आनी है, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन जो है वो 6 ही आना है, तो आगे इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधे सीधे आंसर 6 लिख सकते थे। ठीक है, देखो अगर किसी को कॉम्प्लेक्स लिखना था, मैंने पहले तो आंसर बता दिया ट्रिक से, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी तो चेंज ही नहीं हो रही है। बट अगर आप कॉम्प्लेक्स लिखना चाहते थे तो ये बनेगा K3 FeC2O4 होल थ्राइस। आप वैलेंसी मैच करा लो, आयरन की वैलेंसी +3 है, तो आयरन की +3 वैलेंसी यूज करेंगे और ऑक्सीडेट आयन पे 6 - 4 हो जाएगा, तो K3 लिखना पड़ेगा। तो K3 FeC2O4 होल थ्राइस, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 KOH कर लो, 3H2C2O4 कर दो। अब जो बचे हुए आउटकम्स आएंगे, या बेटर टू यहाँ पे 6 KCl कर दो तो अच्छा रहेगा। 6 KOH कर देंगे तो +3 KCl और हो जाएगा और 6 वाटर हो जाएगा। कंप्लीट इक्वेशन लिखने थे, इट विल बी लाइक दैट, बट इतना एफर्ट मानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, आयरन के 6 ही आना था। Then comes question number 9. It's given reaction 2A plus B2 gives 2AB is an elementary reaction. For a certain quantities of the reactant, if the volume of the reaction vessel is reduced by a factor of 3, the rate of the reaction increased by the factor। तो देखो आपको क्लियरली पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी है, तो हम इस रिएक्शन में जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन का रेट हो जाएगा K इंटू एच के पास ऑफ A स्क्वायर इंटू B2। तो आंटी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो उसने बोला हुआ अगर वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 3, तो वॉल्यूम अगर हमने 1/3 करा, तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 3 टाइम्स हो जाएगी फॉर ऑल द रिएक्टेंट्स। तो जो रेट हो जाएगा वो 3 पावर 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 27 टाइम्स हो जाएगा।
समझ गया ना, क्योंकि पावर 2 और पावर 3 है तो रेट जो है वो 3 पावर 3 टाइम्स यानी कि 27 टाइम्स हो जाएगा, तो सीधा आंसर हम लोग लिखेंगे 27। ठीक है। Then the last question, number of chlorine atoms in 20 ml of chlorine gas at STP is, ये सीधा सीधा सवाल हो गया, आपको वॉल्यूम गिवन है, आइडियल गैस अज्यूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20/22.7 लिखना चाहिए था वैसे तो। अगर भाई नियरेस्ट इंटीजर में लेना है तो आप 22.4 भी लिख दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। उसके बाद इसने बोला हुआ है कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन क्लोरीन गैस, तो इसमें हम अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा 20/22.7 इंटू Na। और एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा अपने पास 20/22.7 इंटू 6.023 इंटू 10^23 इंटू 2। इसको सॉल्व करके आपको बताना है नियरेस्ट इंटीजर में क्या वैल्यू आ रही है। एक थोड़ा सा चेंज और करना था, यहाँ वॉल्यूम जो है वो 20 मिलीलीटर है, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो 20 इंटू 10^-3 लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जरा पावर सही करके लिखिएगा, 20 इंटू 10^-3 लिखेंगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.06 इंटू 10^21। तो 22.4 भी लेते हैं तो आंसर में कोई बहुत चेंज नहीं आता, क्योंकि उतना अप्रोक्सीमेशन कराया ही गया है सवाल में, तो उसका फाइनल आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा 1। नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना है। तो इस कंप्लीट योर पेपर। ध्यान रखना था कि 5 चॉइस थी, आप 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करके करना था, तो इनमें उन क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए था जिनमें कैलकुलेशन कम थी। ठीक है।